Morning to all. Warm welcome to everyone. Let me introduce myself. Uh, my name is Rahul Tripathi, biology faculty. तो आज क्या है कि आज क्लास 11th का बेसिक्स जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अब बेसिक्स क्या है? बेसिक्स ये है कि जितना भी आपको 9th में पता है उसका थोड़ा सा हायर एप्लीकेशंस हम 11th में पढ़ेंगे। अब 11th में कौन कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। बट आज पहला लेक्चर है बायो का, तो आज सिर्फ हम आज आपको आउटलाइन देंगे। और हमारी जो टीम है केमिस्ट्री के फैकल्टी या मैथ फैकल्टी या फिजिक्स, ओके, बायो, केमिस्ट्री, जितनी फैकल्टी हैं सभी लोग कोटा से बिलोंग करते हैं, कोटा से हैं। हम लोग भागलपुर में आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ अलग देने के लिए, कुछ इनोवेट चीज़ों को करने के लिए, कुछ क्रिएटिविटी शो करने के लिए कि जो एटमॉस्फेयर आपको कोटा में मिल रहा था या मिल रहा होगा, वही एटमॉस्फेयर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी दें। ओके, तो अब क्लास ग्रेड 11th में, ग्रेड 11th में 22 चैप्टर्स होते हैं। ओके, 22 चैप्टर्स में आपको रटने का कोई फंडा ही नहीं है, आपको सिर्फ उसे समझना है, बाकी आपको एक एक चीज़ क्लियर कट हो जाएगी। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो है द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। अब द लिविंग वर्ल्ड का मतलब है एक ऐसी दुनिया जिसमें हम लोग रहते हैं, ऐसी दुनिया जिसमें हम लोग रहते हैं। अब तुरंत एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा सर, ऐसी दुनिया जहां हम रहते हैं तो क्या सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल। मैंने कहा यहाँ पे प्लांट्स भी रह सकते हैं, यहाँ पे एनिमल्स भी रह सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ओके, और आपको ये भी पता है स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फ्लोरा एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स is called fauna. Study of plant is called flora and study of plant, study of animal is called fauna, study of plant is called flora. Okay, यहाँ पे क्या है, इस लिविंग वर्ल्ड को अगर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो उसको बोलते हैं हम प्लांट की डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी। ओके, प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी का मतलब है बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारी वेराइटीज हैं प्लांट की, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। ओके, अब क्वेश्चन से आता है कि अगर प्लांट डाइवर्सिटी है तो हम किस बेस पे इस डाइवर्सिटी को इनैमोरेट करेंगे, इस डाइवर्सिटी को किस तरीके से क्या करेंगे, इनैमोरेट करेंगे। तो देखिए, ये प्लांट डाइवर्सिटी का मतलब है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है
अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर, इस नाम को याद रखिएगा चैप्टर फर्स्ट में कि अर्नेस्ट मेयर को बोला गया, अर्नेस्ट मेयर को बोला गया डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी का डार्विन बोला गया अर्नेस्ट मेयर को। अब आप कहोगे अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन बोला गया, लेकिन आपको एक चीज पॉइंट आउट करा दूं, आप लोगों ने सुना होगा 10th क्लास में डार्विन का ना जो नाम है पूरा, इसका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। और ये वही डार्विन साहब हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी, और उस थ्योरी का नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कौन सा फिटेस्ट? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है those species या organism fit in the environment can survive more, या those species या environment, those species या organism fit in the environment। इसका मतलब है कोई भी स्पीसीज हो या ऑर्गेनिज्म हो, फिट हो तो बहुत लंबे समय तक सरवाइव करेगा, एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन तक। ठीक है, एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन तक। इसीलिए अर्नेस्ट मेयर को भी बोला गया डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। क्योंकि इसलिए बोला गया अर्नेस्ट मेयर को क्योंकि अर्नेस्ट मेयर ने एवोल्यूशन पे काम किया, जियोग्राफी पे काम किया, टैक्सोनॉमी पे काम किया, नोमेनक्लेचर पे काम किया, क्लासिफिकेशन पे काम किया। दैट्स व्हाई वी कॉल अर्नेस्ट मेयर डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये थे बेसिक्स पॉइंट। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर अगर लिविंग वर्ल्ड है तो लिविंग वर्ल्ड में प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, तो डाइवर्सिटी तो आपने बोल दी, ये भी बता दिया कि अर्नेस्ट मेयर जो साहब थे इन्होंने एवोल्यूशन पे काम किया, जियोग्राफी पे काम किया, टैक्सोनॉमी। मतलब ये है क्या? ये है क्या? तो देखिए आप, ये है क्या? सपोज अगर मैंने बोला कि मैं मेयर साहब को बोला गया डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, तो किस बेस से बोला? क्योंकि डार्विन साहब ने नोमेनक्लेचर के बारे में बोला है, मेयर साहब ने नोमेनक्लेचर के बारे में बोला है, क्लासिफिकेशन के बारे में बोला है, टैक्सोनॉमी के बारे में बोला है, और जियोग्राफी और एवोल्यूशन के बारे में बोला है। अपनी एक किताब में जब मैं आपको डिटेलिंग दूंगा तो बताऊंगा इनकी किताब का क्या नाम है, उस किताब में क्या इन्होंने लिखा है, क्या दिया है, सिर्फ आउटलाइन देख लीजिए। अब सपोज जैसे मैं बोलूं, जैसे नोमेनक्लेचर की आपको एक चीज बता दूं कि नोमेनक्लेचर मतलब क्या है। नोमेनक्लेचर मतलब किसी को नाम देना। क्या करना? किसी को नाम देना। सपोज जैसे मैं बोल दूं कि ये लिखा है ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स। ओके, तो ह्यूमन बींग्स जो है ये है आपका कॉमन नेम, ये है आपका कॉमन नेम। लेकिन अगर हम नोमेनक्लेचर की बात कर लें तो नोमेनक्लेचर बोलता है कि नोमेनक्लेचर को मदद करने वाले एक ऊपर वाले बैठे हैं, और नोमेनक्लेचर हम लोगों की जब भी मदद करेगा जब वो दूसरे लोगों की सपोर्ट लेगा। तो नोमेनक्लेचर बोलते हैं कि नोमेनक्लेचर ने बोला है कि हम जब तक आईसीबीएन का सपोर्ट नहीं लेंगे तब तक हमारा नोमेनक्लेचर इनकम्प्लीट है, तब तक हमारा नोमेनक्लेचर इनकम्प्लीट है। क्योंकि आईसीबीएन एक ऐसी इंटरनेशनल यूनियन कोड बनाई गई थी जिसके अंतर्गत हम कॉमन नेम को लें और कॉमन नेम के बाद उसका साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम को क्या कर दें? डिनोट कर दें। ओके, तो आईसीबीएन का मतलब है इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड
ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब बोटेनिकल नोमेनक्लेचर आ गया तो देखिएगा, आप लोगों की बायोलॉजी में दो सेगमेंट होते हैं, दो सेगमेंट होते हैं। एक होता है बॉटनी सेगमेंट, एक होता है जूलॉजी सेगमेंट। एक होता है बॉटनी सेगमेंट, एक होता है जूलॉजी सेगमेंट। तो बॉटनी सेगमेंट में क्या पढ़ते हैं हम? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। इसके बारे में सारे के सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। और जूलॉजी में पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। ओके, जैसे धीरे धीरे आप लोग क्लास करने लगोगे तो आप लोगों को एक चीज क्लियर होती जाएगी कि बॉटनी का मतलब प्लांट्स, बॉटनी मतलब प्लांट, जू मतलब जू मतलब जहाँ पे जानवरों को रखते हैं, उनकी केयर करते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो है जूलॉजी। तो देखिएगा, अभी आप लोग इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में ये दे दिया। तो अब ये जो कॉमन नेम है ह्यूमन बींग्स का, अब हम इस इंटरनेशनल कोड के जरिए इसका बोटेनिकल नेम बोल दूं या बोल दूं साइंटिफिक नेम, या बोल दूं साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम बोल दूं या साइंटिफिक नेम बोल दूं, या बोटेनिकल नेम बोल दूं या साइंटिफिक नेम बोल दूं। तो अब मैं क्या करूंगा, बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम को कैसे डोनेट करूं वो देख लीजिएगा आप। ओके, तो देखिए ह्यूमन बींग्स का जो बोटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो होगा होमो सेपियंस या होमो सेपियन। ओके, अभी तक हमको ये नहीं पता था कि नोमेनक्लेचर है क्या। नोमेनक्लेचर मतलब उस कॉमन नेम को हम बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम में क्या करें, प्रोनाउंस करें। लेकिन जब तक हमारे पास एक कोड नहीं आया था, बनाया हुआ कोड, इंटरनेशनल कोड, उसके पहले तक हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं था कि हम किसी भी कॉमन नेम को बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम में बोल सकें। अब हमारे पास अथॉरिटी आ गई है कि अब हम किसी भी कॉमन नेम को साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम में क्या कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो एक और है हमारे पास पी 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 मटर। तो ये है कॉमन नेम, ये है कॉमन नेम, और इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम होगा वो होगा पाइजम सटेवम। ओके, ठीक है। और देख लीजिए, मैंगो है, मैंगो है कॉमन नेम। ओके, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम बोल दूं या बोटेनिकल नेम बोल दूं, उसका है इंडिया में ही पाया जाता मैंगो, तो उसको बोलते हैं मैंगनी, मैंगनी फेरा इंडिका, मैंगनीफेरा इंडिका। और देख लीजिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मैं आपको डिटेलिंग कराऊंगा तो बहुत सारे प्लांट्स के कॉमन नेम को मैं साइंटिफिक नेम में बदल दूंगा, बहुत से एनिमल्स के कॉमन नेम को साइंटिफिक नेम में बदल दूंगा, बहुत से बर्ड्स के कॉमन नेम को साइंटिफिक नेम में बदल दूंगा। अभी जिस सिर्फ मैं आउटलाइन दे रहा हूँ, देखते चलिए। एक और है टाइगर, टाइगर जो है वो है कॉमन नेम, और अगर मैं साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम की बात करूं तो नाम है पैंथेरा टिग्रिस। अगर मैं लाइन की बात कर लूं, यहीं पे लाइन की बात कर लूं तो पैंथेरा लियो। ओके, ऐसे बहुत सारे नेम हैं। तो ये है नोमेनक्लेचर का पावर, पावर ऑफ नोमेनक्लेचर की। अगर नोमेनक्लेचर है तो ही हम क्या कर सकते, यूनियन बना सकते या कोड बना सकते हैं। ओके, सभी लोगों को समझ में आया होंगे आउटलाइन। अब इसके बाद देखिए आप, नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशंस हैं। अब जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है
और भी है छोटे छोटे, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनोमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स। ओके। टैक्सोनॉमिकल एड्स। ओके। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है देख लीजिए। टैक्सोनॉमिकल एड्स वही है, टैक्सोनॉमिकल एड्स है जिसमें आपको बहुत सारे हर्बेरियम के बारे में पता चलेगा कि हर्बेरियम क्या होता है। ओके। म्यूजियम के बारे में पता चलेगा म्यूजियम क्या होता है। बोटेनिकल गार्डन के बारे में पता चलेगा बोटेनिकल गार्डन क्या होता है। जूलॉजिकल पार्क्स, कैटलॉग्स, मोनोग्राम, मैनुअल्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट की। ओके। ये टैक्सोनॉमिकल तो लगभग सबको पता है कि हर्बेरियम क्या होता है, म्यूजियम क्या होता है। म्यूजियम मीन्स जहाँ संग्रहालय बना दिया जाता है, फेमस सेलिब्रिटीज की चीज लगा दी जाती है, या कोई भी प्लांट रख दिया जाता है, या कोई एनिमल्स रख दिया जाता है, या कोई ह्यूमन बींग्स। म्यूजियम में तो ह्यूमन बींग्स ही सबसे ज्यादा रहते हैं। ओके। हर्बेरियम में मतलब क्या है, हर्बेरियम का मतलब होता है हम क्या करें, कोई प्लांट ले लें, कोई प्लांट का स्पीसीज ले लें, उसको सुखा दें। सुखाने के बाद हम क्या करें, उसको एक फाइल में रख दें, प्रेस करें। ओके। हमने सुखा तो दिया था, और पिन लगा दें। पिन लगाने के बाद हमारी फाइल तैयार होती है, वो होता है हर्बेरियम। और बोटेनिकल गार्डन का मतलब है एक ऐसा गार्डन जहाँ पे विलुप्त होने वाले प्लांट, एंडेंज या एक्सटेंट होने वाले प्लांट को हम उनकी नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर अपने द्वारा क्रिएट किया गया एक ऐसा एक गार्डन जिसमें हम उन उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर अपने द्वारा क्रिएट किया गया एक ऐसा गार्डन जिसमें हम उन विलुप्त होने वाले प्लांट की केयर करें, ताकि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज को क्या करें, डेवलप करें, ग्रोथ करें, और एक्सटेंट होने से बच जाए। ठीक। इसके बाद है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क मतलब विलुप्त होने वाले एनिमल्स को उनकी नेचुरल हैबिटेट से निकालकर अपने द्वारा क्रिएट किया गया एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हम लोग उस विलुप्त होने वाले एनिमल्स को लाएं और रखें, ताकि वो क्या करे, रिप्रोडक्शन करे। रिप्रोडक्शन करने के बाद अपनी क्या करे, स्पीसीज को ग्रोथ करे, अपनी स्पीसीज को बढ़ाए। वो स्पीसीज बढ़ेगी तो जो विलुप्त होने वाले एनिमल्स की जो रिस्क पे हैं वो क्या हो जाएगी, ग्रोथ बढ़ती जाएगी, और ये पूरा का पूरा फिनोमेना विलुप्त होने वाला खत्म हो जाएगा। ओके। कैटलॉग्स में क्या छोटे छोटे चीजों को कलेक्ट किया जाता है। मोनोग्राम्स में छोटी छोटी कैटलॉग्स की ही मदद से मोनोग्राम्स बनाते हैं। और मैनुअल्स का मतलब है कितना एक्सपेरिमेंट किया है, कितने एम्स किए हैं, क्या क्या कंक्लूजन निकला है, वो मैनुअल से जब मैं आपको डिटेलिंग दूंगा, ठीक है, तो आपको डिटेलिंग में पूरी एक एक चीजें आपको विथ डिटेल आपको बता दूंगा। अब देखिएगा यहाँ पे, और देखिएगा आप लोगों ने नाम सुना होगा हेराके अरेंजमेंट का। हेराके अरेंजमेंट। हेराके अरेंजमेंट। ओके। अब हेराके अरेंजमेंट क्या है देख लीजिए। हेराके अरेंजमेंट बोलता है, एक मैंने ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए हेराके अरेंजमेंट की, कि कहीं भी अगर आपको क्वेश्चंस मिल जाए तो आपको बन जाए। तो देखिएगा कि प्लेस, क्लीन, और फैमिली गेट सिक। और देखिए बड़ा बेकार माहौल चल रहा है ये कोविड वाला,
तो अगर आप लोग जहाँ रह रहे हैं वो साफ सफाई नहीं रखेंगे तो भी आप बीमार हो जाएंगे। उसी को देखते हुए एक ट्रिक बनाई है। ओके, अब ये ट्रिक क्या है, क्या डोनेट करती है, तो देखते जाइए। KPCOFGS, देखिए के मतलब होता है किंगडम, ये मतलब किंगडम, जिसको बोलते हैं लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन, सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन होता है किंगडम, आपको पता है। पी मतलब फाइलम, सी मतलब क्लास, ओ मतलब ऑर्डर, एफ मतलब फैमिली, जी मतलब जीनस, एस मतलब स्पीसीज। और आपको पता है अगर ये लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन है तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट क्लासिफिकेशन। क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट क्लासिफिकेशन। तो अगर वो लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन है तो ये है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हिराके अरेंजमेंट। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर हिराके अरेंजमेंट आपको पता है तो आपका लिविंग वर्ल्ड भी पता होगा। तो ये था सारा लिविंग वर्ल्ड के बारे में पूरा का पूरा आउटलाइन। ओके, किसी को भी डाउट हो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर सेकंड की, तो चैप्टर नंबर सेकंड भी देख लीजिए। चैप्टर नंबर सेकंड है इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब बायोलॉजी का अब हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब बायोलॉजी को हम किस तरीके से विभाजित करेंगे। तो विभाजित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि बायोलॉजी को अगर आपको प्लांट किंगडम समझना है अच्छे तरीके से तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना होगा। क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें सारे के सारे टाइप्स के बायोलॉजी के जितने भी टाइप्स के एस्पेक्ट आते हैं, चाहे वो फीचर्स आए, वो जनरल फीचर्स आए या वो फंक्शंस आए, सारे के सारे फंक्शंस फीचर्स इंक्लूड होते हैं आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में। ओके, तो देखिएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में हमें पढ़ना क्या, आप लोगों ने नाम सुने होंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता। टू किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब ऐसा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब है एक ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो किंगडम या दो क्लासिफिकेशन के बारे में बात हुई। इसके बाद दो के बाद तीन आया, तीन के बाद चार क्लासिफिकेशन आया, चार के बाद पांच क्लासिफिकेशन आया, एंड लास्ट आया सिक्स्थ, जिसको हम बोलते हैं थ्री, जिसको हम बोलते हैं थ्री, जिसको हम बोलते हैं थ्री डोमेन थ्योरी। किसको बोलते हैं हम? थ्री डोमेन थ्योरी बाय कार्ल बोस। कार्ल बोस। अब ये किसने दिया, क्यों दिया, काय के लिए दिया, क्या जरूरत पड़ गई, ये जब हम आउटलाइन पढ़ेंगे, जब आपको बताएंगे कि टू किंगडम क्या है, थ्री किंगडम क्या है, फोर किंगडम क्या है, फाइव किंगडम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नाम सुना होगा RH बिटेकर साहब का। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में सारे के सारे मुनेरा को दे दिया, सारे के सारे प्रोटिस्टा आ गए, प्लेंटी आ गया, एनिमेली आ गया। ओके, अब आपको ये भी पता है कि फ्रीडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लास, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, और यहीं पे हम पढ़ेंगे अब मुनेरा के बारे में, यहीं हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, यहीं हम पढ़ेंगे ट्राई सोफाइट्स के बारे में, यहीं हम पढ़ेंगे डाइनोफ्लाइजेट्स के बारे में, यहीं हम पढ़ेंगे यूक्लिनोइड्स के बारे में, यहीं हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। और ये सेगमेंट वैसे एनसीईआरटी में दिया है प्रोटोजोअन्स, ये सेगमेंट यहाँ का नहीं है, तो सिर्फ आपको याद कराने के लिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ का नहीं है, मैं यहाँ पढ़ाऊंगा भी नहीं, ये होता है दूसरे सेगमेंट है, ये और कहीं का सेगमेंट एनसीईआरटी वालों ने यहाँ रख दिया है।
बस। लेकिन आप इतना याद रखिएगा। और वायरस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, वायराइड्स के बारे में, लाइकेंस के बारे में, और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका ओवरऑल फिनिश हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें हमें सारे के सारे फीचर्स, चाहे वो मुनेरा के हों, चाहे वो प्रोटिस्टा के हों, चाहे वो क्राइजोफाइट्स के हों, चाहे वो डाइनोफ्लैजेलेट्स के हों, चाहे वो यूक्रेनाइड्स के हों, चाहे वो स्लाइम मोल्ड्स के हों, सारे के सारे फीचर्स आपको यहीं जानने को मिल जाएंगे। किस किस चैप्टर में? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में। ओके, तो ये था चैप्टर नंबर सेकेंड ऑफ क्लास 11th। ओके, अब देखिए क्लास 11th का जो थर्ड चैप्टर है, उसके बारे में देख लीजिए। चैप्टर नंबर थर्ड जिसका नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम में गिनी चुनी चीजें हैं, पढ़नी है। उनकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है, उनके वेजिटेटिव फेज के बारे में पढ़ना है, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, उनके गैमेट्स के बारे में पढ़ना है, उनके जाइगोट्स के बारे में पढ़ना है, और ये भी पढ़ना है कि किस तरीके से सीड का जर्मिनेशन होता है, कौन क्या हेयर रूट्स का रोल है, क्या फ्लोएम और जाइलम करते हैं। तो देखिएगा, हमें चार पांच चीजों के बारे में यहाँ पढ़ना है। हम यहाँ पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट जिसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का एम्फीबिया। अब क्यों बोलते हैं, क्या है डिटेल। ब्रायोफाइट्स के बाद एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, हेलोफाइट्स, और इन सब की बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है लाइफ साइकिल, जिससे 100% क्वेश्चंस आते हैं नीट में। 100% क्वेश्चन आते हैं नीट में। वो इनकी है लाइफ साइकिल। क्या है? लाइफ साइकिल। किसकी? इन सारे की लाइफ साइकिल आपको पढ़ने को मिलेगी कि लाइफ साइकिल का रोल क्या है। लाइफ साइकिल अगर क्लियर है तो इनका फिनोमेना क्लियर होता है, इनके फीचर्स क्लियर होते हैं। ये है क्लास 11th का बेसिक आउटलाइन ऑफ चैप्टर थर्ड। अब देखिएगा चैप्टर 4 के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत से लोगों को फोबिया है इस चैप्टर से। लोग बाग बोलते हैं सर कि ये चैप्टर बहुत टफ है, और टफ है क्योंकि इसको याद करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो याद करने में बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। इस पूरे चैप्टर में बहुत अलग अलग टाइप की ट्रिक बना दी गई हैं चैप्टर 4 में। तो देखिएगा आप, चैप्टर 4 का नाम है एनिमल किंगडम। वहां था प्लांट किंगडम के बारे में, यहाँ एनिमल किंगडम के बारे में। थोड़ा चैप्टर बड़ा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट एस्पेक्ट से। एनिमल किंगडम में सबसे पहले आप पढ़ेंगे बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स के बारे में, एनिमल किंगडम का बेसिक्स क्या है। बेसिक्स का मतलब है बॉडी लेवल क्या है, मतलब जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आएंगे उनकी बॉडी लेवल क्या है। ओके, बॉडी लेवल के बाद आएगा कि उनकी जर्मिनल लेयर क्या है, उनकी जर्मिनल लेयर क्या है। ओके, बॉडी लेवल हो गई, जर्मिनल लेयर हो गई, और इसके बाद ये आएगा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। इसके बाद ये भी आएगा उनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। उनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। ये भी आएगा उनका सीलोम कैसा है। उनका सीलोम कैसा है। ये है बेसिक्स पॉइंट। अब हम आते हैं फाइलम्स पे कि फाइलम कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में होना चाहिए फाइलम्स कौन कौन से होते हैं। तो देख लीजिए फाइलम्स। तो मैं यहाँ एरो बनाता जा रहा हूँ। फाइलम्स देख लीजिए। पहला फाइलम्स है पोरीफेरा, जो आपको पढ़ना है।
पोरीफेरा के बारे में, पोरीफेरा के बारे में। ओके, फिर है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा। फिर आपको पढ़ना है टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस। फिर पढ़ना है आपको एस्केल हेलमेंथिस। फिर पढ़ना है आपको एकाइनो डरमेटा के बारे में। फिर आपको पढ़ना है आर्थ्रोपोडा के बारे में, आर्थ्रोपोडा के बारे में। फिर आपको पढ़ना है मोलस्का के बारे में। फिर आप पढ़ेंगे एनिलिडा के बारे में। फिर आप पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा के बारे में। ये सारे के सारे फाइलम्स हैं। फिर आप पढ़ेंगे कॉर्डेटा के बारे में, कॉर्डेटा के बारे में। देख लीजिए, ये हो गए फाइलम्स आपके, ठीक है। ये इनवर्टिब्रेट्स। अब हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, फिशेस के बारे में भी आप देख लीजिए। फिश जैसे मैं बोल दूँ, ये पाइसिस के बारे में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। पाइसिस मीन्स होता है फिश, तो होता है जैसे मैं बोल दूँ साइक्लो स्टोमेटा के बारे में। ओके, साइक्लोस्टोमेटा भी एक उसमें फिश आती है। ओके, और इसी में भी टाइप होते हैं, जैसे मैं बोल दूं ऑस्टियोसाइथिस, और इसी में है कॉन्ड्रिक्टाइथिस। इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में, वर्टिब्रेट्स के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। तो वर्टिब्रेट्स आपको पता है रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स। तो ये भी चैप्टर इतना पढ़ना है। अब आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। जैसे मैं बोलूँ पोरीफेरा, फाइलम नंबर फर्स्ट पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में हम इसका हैबिटेट पढ़ेंगे। ओके, इसका रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, रिप्रोडक्शन के बारे के बाद हैबिटेट भी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसका रेस्पायरेशन कैसा होता है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, इसका बॉडी लेवल क्या है, इसका जर्मिनल लेयर क्या है, इसका सीलोम क्या है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो जितने भी बेसिक्स हैं, सारे के सारे बेसिक्स हम अप्लाई करेंगे इन सारे के सारे फाइलम्स पे। तो आपको धीरे धीरे एक एक चीज क्लियर होती जाएगी कि ये जितने भी बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये जितने भी बेसिक मैंने आपको बताए हैं, सारे के सारे बेसिक यहाँ पे क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। और जैसे ही अप्लाई होंगे तो हम आसानी से बता सकते कि पोरीफेरा का जनरल फीचर ये है, सीलेंट्रेटा का जनरल फीचर ये है। और आपको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक फाइलम लिखा है जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को बोला जाता है लार्जेस्ट फाइलम, आर्थ्रोपोडा को बोला जाता है लार्जेस्ट फाइलम। कौन सी फाइलम? लार्जेस्ट फाइलम। और लार्जेस्ट फाइलम इसलिए क्योंकि 3/4 ऑफ द टोटल, ठीक। इसका मतलब है अगर पूरे अर्थ में 10 लाख एनिमल्स हैं तो 10 लाख का मतलब 10 लाख एनिमल्स हैं तो 70, ठीक। मीन्स मैं बोल दूं कि अगर 10 लाख हैं तो 10 लाख में 7 लाख इंसेक्ट होंगे, इसलिए लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा एंड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज है मोलस्का। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 4 तो क्या है, ये यूनिट हो गई फर्स्ट। तो देखिएगा यूनिट फर्स्ट के बाद जो आपकी यूनिट फर्स्ट में है तो 4 चैप्टर कंप्राइजेस 4 चैप्टर, 5th 6th 7th 8th। फिर क्या है कि 4 चैप्टर के बाद फिर एक अलग सेगमेंट उठाया जाता है। अलग सेगमेंट का मतलब है फिर जाते हैं हम प्लांट की तरफ, प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ। प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं,
वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं नीट के लिए, और बहुत ज़्यादा मार्क्स वहाँ से कंटेन होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिएगा प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं आप लोग देख लीजिए एक बार प्लांट फिजियोलॉजी में। पहला है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का मतलब है बेटा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का मतलब है कि हम प्लांट में किस तरीके से पानी दें, किस तरीके से खाना दें, ताकि किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पायरेशन करें तो ज़्यादा से फ्रेश क्या मिले, ऑक्सीजन दे। ठीक, ये सारा का सारा फिनोमेना हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ेंगे। गटेशन के बारे में, इम्बाइबेशन के बारे में, क्या ट्रांसपोर्ट, क्या फाइलम का रोल, क्या जाइलम का रोल, क्या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज द मीन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज मीन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सभी टाइप के सॉल्यूशंस यहाँ पढ़ेंगे हम। इसके बाद है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन का मतलब जितने भी प्लांट ग्रोथ हो रहे हैं या जितने भी प्लांट जन्म ले रहे हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है अपने प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्टिव साइकिल चलाने के लिए, सीड को सेट करने के लिए, वो होता है मिनरल न्यूट्रिशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट मतलब हायर प्लांट्स में किस टाइप का फोटोसिंथेसिस होगा, वो किस तरीके से होगा वो हम आपको बताएंगे। इसके बाद रिस्पायरेशन इन प्लांट, प्लांट्स में किस टाइप का रिस्पायरेशन होगा, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस टाइप का रिस्पायरेशन होगा। और चैप्टर नंबर लास्ट है इसका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हम सारे के सारे ये देखेंगे कि जैसे कोई भी फल है अगर जल्दी पक रहा है या कोई फल है सपोज मार्केट में आने के लिए तैयार है लेकिन उसको मार्केट में नहीं आने दे रहे हैं, तो कौन सा ऐसा एसिड है जिससे हम उसको लॉन्ग टाइम तक पेड़ में ही रखें और जब टाइम हो हमारा जब उसको क्या करें एक्सटेंड करा दें। तो वो सारे के सारे आपको हार्मोन्स के बारे में नॉलेज यहाँ मिलेगी और ये भी मिलेगा कि क्या डिफरेंशिएशन का मतलब है, क्या डी डिफरेंशिएशन का मतलब है, क्या रीडिफरेंशिएशन का मतलब है। ओके, सारे के सारे ये तो है प्लांट फिजियोलॉजी। अब यहीं देख ले हम एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में। एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल फिजियोलॉजी में चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, किस तरीके से डाइजेशन करना है और एब्जॉर्प्शन करना है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन बोल दो या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोल दो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोल दो। ओके, बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशंस, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटन और मसल्स, स्केलेटन और मसल्स, ये सारी की सारी चीजें हम, ये प्लांट फिजियोलॉजी है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में बेटा जी देख लीजिए, प्लांट फिजियोलॉजी में 1 2 3
4 एंड 5, 5 चैप्टर यहाँ पढ़ने हैं, बाकी यहाँ चैप्टर पढ़ने हैं। ये लगभग लगभग आपको नीट में ये कम से कम 22 से 24 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देता है, अगर सही टाइप का पेपर फ्रेम हुआ तो। ओके, अगर 22 से 24 क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट की क्या कहते हैं, नहीं बल्ले बल्ले हो गई। तो यहाँ क्या हो जाता है, स्टूडेंट की बल्ले बल्ले हो जाती है इन सारे से। ओके ना। इसके बाद हम सेगमेंट देखते हैं। इसके बाद जो सेगमेंट में एक फिर से एक सेगमेंट लाता हूँ, वो होता है सेल का। तो सेल में भी सेल भी एक होता है सेल साइकिल। ये सेल साइकिल बोल दूं या सेल का डिवीजन बोल दूं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ये भी है नीट के एसेट से, और है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये भी चैप्टर हैं दो, इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। जैसे सेल साइकिल है तो क्या है कि क्या है प्रोफेज, क्या है मेटाफेज, क्या है एनाफेज, क्या है टीलोफेज। ओके, तो क्या है प्रोफेज, क्या है मेटाफेज, क्या है एनाफेज, क्या है टीलोफेज। अब ये है फर्स्ट, अगर इस यही इन्हीं के सेकंड हो तो आपको ये भी पता चलेगा इस चैप्टर में कि क्या मतलब है मियोसिस का, क्या मतलब है माइटोसिस का। बहुत सारे आपके कंफ्यूजन होंगे दिमाग में, सर हमेशा लिख के आते हैं मियोसिस माइटोसिस, मियोसिस माइटोसिस समझ में नहीं आता है। तो देख लीजिए, मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है जहां पे क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो जाए, हाफ हो जाए, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए। मतलब अगर मैं बोल दूं कि यहाँ 46 थे क्रोमोसोम्स, ठीक, और हमने मियोसिस कंडीशन लगा दी तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो ये है मियोसिस का मतलब है रिडक्शनल डिवीजन, जहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर बिकम हाफ। एंड ये भी देख लीजिए, माइटोसिस का मतलब है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है जब हैप्लॉइड कंडीशन और एक और हैप्लॉइड कंडीशन मिलके डिप्लॉइड कंडीशन बन जाए, हैप्लॉइड कंडीशन मिलके एक और डिप्लॉइड कंडीशन बन जाए। एन का मतलब होता है हैप्लॉइड, मतलब एक एन, और 2n का मतलब है डिप्लॉइड, 2n डिप्लॉइड। ओके, ये आप लोगों को अभी बाउंस हो रहा होगा क्योंकि आप लोग अभी 10th से पढ़ के आए, लेकिन बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप क्लास करेंगे, रेगुलर आएंगे, आपको एक एक चीज चेन बन के ही आपको दिमाग में बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगी, ताकि आपको खुद लगेगा कि जितना भी धीरे धीरे चल रहा है बिल्कुल पकड़ में आ रहा है। क्योंकि अभी आपको लोगों के लिए नई चीजें हैं, लेकिन जैसी जैसी आप लोग टाइम देंगे, आप लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे, लेक्चर सुनेंगे, आप लोगों की चीज क्लियर होती जाएगी। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब जैसे मैं बोल दूं सेल डिवीजन में, जो सेल डिवीजन में हायर लेवल होता है, वो भी हायर लेवल देख लीजिए। क्या है हायर लेवल, तो हायर लेवल देख लीजिए। हायर लेवल का मतलब है कि और भी जो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बनते हैं प्रोफेज सेकंड से, प्रोफेज सेकंड से। तो प्रोफेज सेकंड क्या है, अब प्रोफेज सेकंड के बारे में देख लीजिए। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये नीट में हर साल यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से, हर साल क्वेश्चन 100% क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ से, इस प्रोफेज सेकंड के फिनोमिना से। ओके, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे धीरे धीरे क्लास चलेगी, आप लोगों को एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। ओके, अब देखिएगा
अब फिर से एक बार देखिएगा, मैं अगर आपको बोलूं ये था सेल डिवीजन के बारे में। अब हम लोग आपको बताएंगे कि सेल साइकिल में भी क्या करना है। सेल साइकिल तो सेल साइकिल बता दिए। फंडामेंटल आप लोगों को सबको पता है फंडामेंटल्स में क्या होता है। फंडामेंटल्स में हम ये भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से, फंडामेंटल में भी पढ़ना है कि हम किस तरीके से सेल के बारे में देखें। देखिएगा किस तरीके से हम सेल के बारे में देखेंगे। देखिएगा अब फंडामेंट सेल, अब आपको पता है सेल, तो सेल में आपको क्या करना है, सेल के बारे में पढ़ना है। सेल थ्योरी के बारे में आप पढ़ोगे, ओके। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ोगे, सेल के एनवलप के बारे में पढ़ोगे, और फिर इसके बाद पढ़ोगे जो मेजर एस्पेक्ट है वो है सेल का ऑर्गेनेल्स। सेल्स ऑर्गेनेल्स, तो देखिए कौन कौन से सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं आपको अच्छे से पता है। पहला है एंडो मेम्ब्रेन, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जिसको बोलते हैं ईआर, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि बोल दूं गोल्जी कम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, एंड ईआर। अब आप कहोगे क्या यही हैं ऑर्गेनेल्स? नहीं, ऑर्गेनेल्स और भी हैं, देखते जाइए। राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, बेसल बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और देखते जाइए माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बाद में। सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, ओके। ये सारे के सारे हैं आपके सेल ऑर्गेनेल, और सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल आगे चलने के बाद हम पढ़ेंगे और इनके बारे में भी पूरा डिटेल लेंगे कि क्या क्या इनके जनरल फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें ये अपने आप में गेन करते हैं, क्या राइबोसोम्स का रोल है, कौन प्रोटीन फैक्ट्री है, कौन लाइसोसोम्स, कौन सा सुसाइडल बैग्स है, और कौन सा पावर फैक्ट्री है, कौन सा प्रोटीन फैक्ट्री है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको सेल में पता चलेंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी, आप लोगों ने सुना होगा मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी मतलब प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, कि क्या है रूट्स, रूट्स क्या होते, शूट्स क्या होते, एडवेंटिशियस रूट क्या होते, कोनिकल क्या होते, ओके, बल्ब क्या होते, अब सब आपको नॉलेज, राइजोम क्या होते, ओके। इनके बारे में भी पढ़ना है, और ये भी पढ़ना है कि क्या इनके मार्जिनल हैं, क्या क्या इनके क्या फाइलेट्स हैं, फाइकोक्लेट्स हैं। ये चीज़ें हैं जो आपको मॉर्फोलॉजी में मिलेंगी। और मॉर्फोलॉजी में आपको पेराइटल फार्मूला भी मिलेगा, पेराइटल फार्मूला भी मिलेगा। कौन कौन सी फैमिली, क्या है सोलनेसी फैमिली, क्या है क्रूसीफेरेसी,
क्या है लिलिएसी, क्या है रोसेसी, क्या है लुगुमिनेशी, क्या है बेसिल फॉर्मूले। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मॉर्फोलॉजी में देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये सारा का सारा तामझाम है। एनाटॉमी भी है जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, ये मिलती हैं। तो ये सारा का सारा तामझाम है जो आपको चैप्टर 22 में क्लास 11th में सारा का सारा पढ़ने को मिलेगा। तो हमारी जो कल से डिटेलिंग क्लास होगी वो होगी द लिविंग वर्ल्ड पे। तो सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी एक बार रीड करके आएँ। तो रीड करके आएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि आप लोग सेफ रहें, बाहर ज़्यादा ना घूमें, ज़्यादा क्या बिल्कुल ना घूमें, घर से ही पढ़ाई करें। हम आप लोगों के लिए हैं। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है, हमारी फैकल्टी है, ओके, आप बिल्कुल उनसे डिस्कस करें और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें एनसीईआरटी पे। और आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सेगमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो, पीसीबी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, आप अपने फैकल्टी से पूछ सकते हैं। ओके, तो जो आपको बाहर जाने में, जैसा आप लोग सोचते हैं कि बाहर जाएं तो ये अच्छा मिलेगा, अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट डिपेंड ऑन फैकल्टी। ओके, फैकल्टी और आपका हार्ड वर्क, गाइडेंस हमारा, हार्ड वर्क आपका, तो सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। ओके, तो याद रखें आप लोग धीरे धीरे चीज़ों को किस तरीके से हमें गेन करना है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें सब्जेक्ट में, जल्दबाजी नहीं की जाती है। आप धीरे धीरे, आप कोई दिक्कत नहीं, आप नए आए हो तो सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, जब ये चीज़ें क्लियर होंगी। जब चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको एक एनर्जी मिलेगी, एक बूस्ट मिलेगा कि ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बायोलॉजी में ग्रिप बन रही है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक। ओके, थैंक यू।